नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज हम महाराष्ट्र से हफ्ते की बड़ी खबर असेंबली इजलास में आपके साथ हाजिर हैं। 9 मई से महाराष्ट्र असेंबली इजलास का आगाज हुआ और तवक्को के मुताबिक किसानों के मसाइल पर हुकूमत और अपोजिशन में तू-तू मैं जारी रही। इसके अलावा और भी दीगर मसाइल पर दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में बहस देखने को मिली, जिनमें किसानों के मसाइल के अलावा गौवंश हत्याबंदी कानून की मनसूखी का मुतालबा, राज ठाकरे के शुमाली हिंदुस्तान के बाशिंदों के खिलाफ दिए गए बयान पर तनकीद और डांस बार पर पाबंदी लगाने वगैरह मामले ऐवान में जेरे बहस रहे। तो चलिए शुरुआत करेंगे किसानों के मसाइल से। नागपुर सरमाई इजलास में किसानों के मसाइल पर हुकूमत और अपोजिशन के बीच जो बहस रुकी थी वो महाराष्ट्र असेंबली इजलास में जारी रही। अपोजिशन ने हुकूमत को किसानों के मसाइल पर जमकर तनकीद का निशाना बनाया, जबकि हुकूमत इस बार भी किसानों के लिए इकदाम करने का दावा करती रही। तो दूसरी तरफ रियासत में किसानों के मसाइल जूं के तू बने हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। संग्राम 2 भारत भालके अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 2। महाराष्ट्र असेंबली इजलास में बजट सेशन की शुरुआत 9 मई से हुई है और रियासत का बजट 18 मार्च को पेश होने वाला है। तकरीबन 4 हफ्तों से ज्यादा विधानसभा और विधान परिषद का कामकाज चलने वाला है। ऐसे में अपोजिशन किसानों के कर्ज़-ए-जात माफ करने के लिए हुकूमत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो किसानों के मसाइल पर बात करने के लिए संजीदा नहीं है। यही वजह है कि हुकूमत के बेशतर वज़रा असेंबली इजलास में गैर हाजिर रहे। आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पण अनेक वर्ष विरोधी पक्षामध्ये काम केलंय। एखादं डेलिगेशन आलं म्हणजे राज्यातल्या 11.5 कोटी जनतेच्या दुष्काळाच्या चर्चेला अशा वाटाण्याच्या अक्षता द्यायच्या नसतात। मुख्यमंत्री नसले तर दुसरं कोणीतरी महत्त्वाचं इथं बसायला पाहिजे होतं। वहीं हुकूमत ने अपोजिशन के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। बसलोय आणि आता तुम्हाला सांगतो, आम्ही तिथं चर्चा करायचो, एक राज्यमंत्री बसला असायचा, तुम्ही कोणी नसायचे, इथे एक जण नसायचा। आता आठवतंय तुम्हाला? अरे इथे तर 3 मंत्री बसले, एक राज्यमंत्री बसून चर्चा करायची। तुम्हाला चर्चेत राहायचं। महाराष्ट्र के तमाम रियासती वज़रा ने बजट सेशन शुरू होने से कबल सूखे से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया था। इसलिए अपोजिशन ने इस मामले को और ज्यादा उछालने की कोशिश की। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने असेंबली के बाहर हुकूमत का जनाजा निकालकर अपनी नाराजगी भी जताई। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में इस साल एक बड़ा हिस्सा कहत साली से मुतासिर है, जिसमें मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में सूरत हाल बहुत ही खराब है। सूखे की वजह से किसानों की खुदकुशी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमा राहत और बाज आबादकारी के मुताबिक 2015 के आखिर 3 महीनों में सबसे ज्यादा 1016 किसानों ने खुदकुशी की है। अगस्त 2015 में 350 किसानों ने खुदकुशी की है। वहीं सितंबर 2015 में 329 किसानों ने खुदकुशी की है, जबकि अक्टूबर 2015 में 332 किसानों ने खुदकुशी की है। 2015 से अब तक 3500 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। हमारी तो स्पष्ट भूमिका है कि एक तो सूखे में हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार अगर सही माने कदम नहीं उठा रही है, सरकार का ऐसा कोई रवैया नहीं सामने आ रहा है जिसके कारण लोगों को कुछ मदद हो रही है, तो निश्चित रूप में सरकार को तो हम सभागृह के अंदर निश्चित रूप में इस बारे में तो जवाब मांगेंगे। 2015 में कम बारिश होने से फसलें बर्बाद हो गई। ले देकर जो फसलें बची थी उन्हें गैर मुतवक्के बारिश ने बर्बाद कर दिया। वहीं बचा खुचा काम आफाते समावी ने अंजाम दे दिया। यही वजह है कि जिन किसानों ने निजी साहूकारों और सरकारी बैंकों से कर्ज़-ए-जात हासिल किए थे, वो उसे लौटाने की हालत से माजूर हैं। अगरचे रियासत में 15,000 से ज्यादा देहातों को सूखे से मुतासिर होने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन किसानों की हालत जूं की तूं है। महाराष्ट्र में कई गांव में एक अकाल जैसी स्थिति है और करीबन 15,000 के ऊपर जो गांव है उनको अकाल पीड़ित घोषित किया गया है। हमने किसानों के लिए जितनी सारी मदद करना है चाहे वो उससे ज़्यादा मदद हमने आज की है। कई बार हमने मांग करने के बाद भी पिछले सरकारों ने इसके बारे में मदद नहीं की थी,
करीबन मैंने देखा है कि 4 गुना मदद हमने ये 1.5 साल में किसानों को की है। जहां एक तरफ किसानों की खुदकुशी में इजाफा हो रहा है, वहीं महाराष्ट्र में पीने के पानी का भी मसला बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मराठवाड़ा इलाके में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। यहाँ सिर्फ 6% पानी बाकी रहा है। हुकूमत रियासत भर में 1578 टैंकरों के जरिए पानी मुहैया कराने का दावा कर रही है, जिसमें से 718 टैंकर्स सिर्फ मराठवाड़ा में पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने में हुकूमत की मशीनरी हकीकत में नाकाम हो रही है। आता जशी पाण्याची टंचाई तुम्ही पाहिलेली आहे, तसं गुरांना आता माणसालाच प्यायला पाण्याची अडचण आहे, तर गुरांना पाणी कुठून आणणार? आज विहिरी, बोरवेल हे आटलेले आहेत पूर्ण. मग आता शेतकऱ्याला टँकरनं पैसे देऊन, टँकर मागून गुरांना पाणी पाजण्याची परिस्थिती आता सध्या आलेली आहे. हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किसानों के मसाइल में कोई तब्दीली नहीं आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि असेंबली इजलास के आइंदा दिनों में हुकूमत और अपोजिशन सियासत को दूर रखकर किसानों के लिए हकीकी फैसले लेंगे। ईटीवी न्यूज के लिए मुंबई से वसीम अंसारी और नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। सब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी महाराष्ट्र की हफ्ते की बड़ी खबर जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के हफ्ते की बड़ी खबर। असेंबली इजलास में गौवंश कानून को किसानों के लिए नुकसानदेह करार दिया गया और इस बार किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के एमएलए ने गौवंश हत्याबंदी कानून को हटाने का मुतालबा किया। देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ कहत साली बल्कि शिवसेना बीजेपी हुकूमत के लिए गए फैसले भी कारफरमा है। जी हां, महाराष्ट्र असेंबली इजलास में इस बात का एतराफ खुद बीजेपी के रुकने असेंबली ने किया। मराठवाड़ा के बीड़ से रुकने असेंबली भीमराव धोंडे ने कहा कि गौवंश हत्याबंदी कानून की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने गौवंश हत्याबंदी कानून हटाने का मुतालबा किया है। तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके महाराष्ट्र में लागू किया है। पहले गौ हत्या का था, अभी गौवंश का हो गया। महाराष्ट्र में इतना बड़ा अकाल हो गया है, किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या मराठवाड़े में होती है और उसकी वजह से किसान के पास खाली 2 ही चीजें होती है, एक तो जमीन होती है, पशुधन रहता है। अगर पशु को बाजार में बेचना खरीदना अगर बंद हो गया कायदे की वजह से, तो आत्महत्या बढ़ सकती है। इसलिए मैंने विधानसभा में कल भाषण में कहा कि दुष्काली बहुत बड़ी परिस्थिति है, उसमें ये कायदे का रिवाइव करना चाहिए और बैल जो है, गौवंश जो है, उसको बेचना शुरू करना चाहिए, उसका रिवाइव करना चाहिए। हुकूमत ने पिछले साल गौवंश हत्याबंदी कानून नाफिज किया। कानून के निफाज के बाद अब इसके मनफी पहलू खुलकर सामने आने लगे हैं। इस कानून की वजह से किसानों को मुताद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खुश्कसाली के सबब इंसानों के पीने के पानी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है, तो जानवरों के लिए खाने पीने के इंतजाम कैसे होंगे? यही वजह है कि गौवंश हत्या बंदी कानून के खिलाफ किसानों में गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और शासनाने बिना सोचे समझ के आके गो हत्या बंदी कायदा लागू किए। उसमें सबसे मुसीबत ये है कि जो संकरित जानवर है वो उस बैल को, संकरित जानवर के जो बैल रहते वो किसानों के काम के कुछ भी नहीं है, वो आउत को भी चलते नहीं और किसान का काम भी नहीं करते। गौवंश हत्याबंदी कानून के निफाज की वजह से ज़ईफ और नाकारा जानवरों की खरीदो फरोख्त भी बंद हो गई है।
माजी में किसान नाकारा और ज़ईफ जानवरों को बेचकर नए सेहतमंद जानवर खरीदा करते थे, जिससे इनकी खेती के काम में मदद मिलती थी। इसके अलावा जानवर बेचने से इन्हें जो रकम मिलती थी, इनके कई अहम मसाइल हल होते थे। लेकिन अब नाकारा जानवरों की देखरेख करना संगीन मसला बन गया है। इस सिलसिले में किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जानवरों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की जाए या फिर गौवंश हत्याबंदी कानून में तरमीम की जाए। अपोजिशन ने भी इस मामले में भीमराव धोंडे की हिमायत करते हुए हुकूमत से अपील की है कि वो किसानों के मसाइल को हल करने की खातिर गौवंश हत्याबंदी कानून को हटाए। बिल्कुल सही मांग है ये, क्योंकि किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। जब से बीफ बैंड हुआ है, जब से किसानों की आत्महत्या बढ़ने का और सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया है। यही सरकार गोवा के अंदर बीफ बैंड नहीं कर रही है, वहाँ पर अलाउ है, तो फिर गोवा से लगा हुआ महाराष्ट्र में ये नाइंसाफी क्यों है? मैं कहता हूँ ये बीफ बैंड उठना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत इस मामले में किसी भी तरह की नरमी से काम लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत के खिलाफ किसानों में गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जमीर अहमद खान, ETV न्यूज, नांदेड़। तो महाराष्ट्र के हफ्ते की बड़ी खबर जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए नाज़रीन, हफ्ते की बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। असेंबली इजलास में MNS सदर राज ठाकरे के बयान पर भी चौतरफा तनकीद देखने को मिली। तमाम पार्टियों ने राज ठाकरे की जमकर मजम्मत की। दरअसल राज ठाकरे ने बयान दिया था कि गैर मराठियों को दिए जाने वाले ऑटो रिक्शा को जला देना चाहिए। तो आप नाज़रीन ये हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। एक बार फिर उगला जहर, गैर मराठियों के खिलाफ दिया बयान, गैर मराठियों के रिक्शा जलाने का जारी किया फरमान। महाराष्ट्र असेंबली इजलास में राज ठाकरे पर चौतरफा हमला। महाराष्ट्र असेंबली इजलास में दीगर मामलों की तरह एक और मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ रहा और वो है राज ठाकरे का बयान। तमाम पार्टियों ने मिलकर राज ठाकरे के खिलाफ हमला बोला। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे रिक्शा परमिट के मुतालिक बयानबाजी करके एक बार फिर तनाज़े में घिर गए हैं। राज ठाकरे ने MNS के 10वीं यौम तासीस के मौके पर मुंबई के शान मुखर्रंद हॉल में खिताब के दौरान रिक्शा परमिट हासिल करने वाले गैर मराठी अपराध के रिक्शा और परमिट जलाने का ऐलान किया था। राज के इस बयान के बाद अंधेरी इलाके में एक उत्तर भारतीय के रिक्शे के जलने का भी मामला सामने आया। राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी से रियासत में सियासी भूचाल पैदा हो गया है। मुंबई में एक रिक्शा के जलाए जाने के बाद राज ने दबाव में आकर रिक्शा चालकों के खिलाफ तहरीक को मुलतवी करने का भले ही फैसला किया हो, लेकिन इन्होंने कहा कि हालात का कोई गलत फायदा ना उठाए, इसलिए कारकुनों को अलर्ट कर दिया गया है। अलबत्ता इनकी रिक्शा परमिट तहरीक जारी रहेगी। मी जे बोललो ते आंदोलन आता करण्यात काही अर्थ नाहीये, कारण त्या रिक्षाच बाहेर नाहीये, परमिट दिलेली नाहीये, त्याला संपूर्णपणे स्थगिती आहे। याचा कोणी गैरफायदा आत्ता घेऊ नये। आणि मी त्या दिवशीच्या भाषणामध्ये मी हेही म्हटलं होतं की लगेच म्हटलं मी हे सांगितलं होतं की ते यायचे आहेत नवीन, विनाकारण आत्ताच्या तुम्ही रिक्षा वगैरे तरी पैसे मागतो काय रे वगैरे म्हणून आत्ता जळायला सुरू होतं, म्हटलं तसं करू नका। तर या सगळ्या गोष्टींचं क्लॅरिफिकेशन दिल्यानंतर देखील आंदोलन स्थगित, आंदोलन नरमले, काय यांना आनंद मिळतो मला माहित नाही असल्या बातम्या टाकण्यामध्ये। MNS का शुमाली हिंद के बाशिंदों के खिलाफ तनाजा कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले 3 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और समाजवादी पार्टी के कारकुनान में तसादुम हुआ था। यहां दादर में समाजवादी पार्टी के इत्तेहादी जमातों का एक जलसा मुनक्किद किया गया था। 19 अक्टूबर 2008 मुंबई में शिवसेना और MNS कारकुनान ने रेलवे बोर्ड का इम्तिहान देने वाले शुमाली हिंद के बाशिंदों पर हमला किया था। 26 जनवरी 2009 को नासिक में MNS कारकुनान ने शुमाली हिंद के बाशिंदों पर भी हमला किया था। यहाँ शुमाली हिंद के बाशिंदे उत्तर प्रदेश दिन मना रहे थे।
सियासी पंडितों का मानना है कि राज ठाकरे अपनी कमजोर पड़ती सियासी शाख को तवाना करने के लिए दोबारा मराठी मुद्दे का कार्ड खेल रहे हैं। वाज़ेह है कि 2017 में मुंबई कॉरपोरेशन समेत महाराष्ट्र के दीगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर परिषद के इंतखाबात हैं। राज इंतखाबात के पेश नजर उत्तर भारतीयों के खिलाफ सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली के जारी इजलास में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस, एनसीपी और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने राज ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिक्शे का परमिट उसी को मिलता है जो सरकार के नियम के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, रिक्शा परमिट एक्ट के मुताबिक जो पात्र होगा उसी को परमिट मिलती है। लेकिन जहां तक राज ठाकरे ने जो जिस तरह से बात कही है अराजकता पैदा करने वाली कि रिक्शा में ऐसे लोगों को रिक्शा में से उतार कर उनको जला दिया जाए, ये कहीं ना कहीं एक तरह से अराजकता फैलाने की बात है और कानून को हाथ में लेने का आह्वान करने की बात है। ऐसे लोगों पर सरकार ने कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी जानिब रियासत की फडणवीस हुकूमत ने दबाव के चलते राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है और ऑटो रिक्शा तोड़फोड़ और जलाने की बात की है। निश्चित तौर से ये महाराष्ट्र में कानून है, कोई भी आदमी कानून हाथ में लेके वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं पैदा कर सकता है और कर देंगे तो कानून अपना काम करेगा, जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उस दौरान जो स्पीच हुआ है उनका भी हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। राज ठाकरे के मुतनाज़े बयान पर पैदा होने वाले तनाज़े के पेश नज़र वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जैसे लोगों को अहमियत न दें। इन्होंने कहा कि राज ठाकरे सियासत में अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। अगरचे नए रिक्शा परमिट की तकसीम अभी होना बाकी है और इंतखाबात भी आने वाले हैं, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि एमएनएस इस सिलसिले में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।